हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेडू हब। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 12th का ये चैप्टर है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग करंट के बारे में समझेंगे कि करंट क्या होता है। ये करंट की डेफिनेशन आपने बेसिक डेफिनेशन में भी क्लास 10th में पढ़ी हो। ओके, फिर भी इसको रिवाइज करते हैं, देन वी मूव फॉरवर्ड कि हमको और क्या इसमें ऐड करना है। लिखा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो लिखा है द रेट ऑफ फ्लो, ओके, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट। ओके, मींस अगर मैंने एक वायर ले लिया, मान लीजिए आपने ये एक वायर लिया। ओके, वायर का कुछ डायमीटर होगा, ठीक है, उसकी हमको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम सिंपली वायर बना रहे हैं। ओके, ये हमारा वायर है। ओके, और ये क्या कह रहा है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा। ओके, रेट पूछा है तो मान लीजिए लेट, अगर हम आई एवरेज के बारे में बात करें, अभी हम किसके बारे में बात करें, आई एवरेज। ओके, एवरेज करंट के बारे में बात करें तो आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा क्यू और डेल्टा टी क्या है? मान लीजिए मैंने ये वाला क्रॉस सेक्शन ले लिया, यहां पर क्रॉस सेक्शन ले लिया, बिल्कुल सिंपल। इस क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए फॉर कितने टाइम इंटरवल। अगर मैंने कह दिया यहां से 2 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, ठीक है, उतने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उतने इलेक्ट्रॉन्स, या चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ठीक है, तो उतने चार्ज अपॉन टाइम को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इसी में अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस की, किसकी बात करें, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, तो इंस्टेंटेनियस करंट वाले केस में आई एन मैंने लिखा, या एस भी लिख देते हैं। ओके, दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, मतलब टाइम बहुत शॉर्ट हो। ओके, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 का मतलब टाइम बहुत शॉर्ट हो। ओके, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी। क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी। दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट। अच्छा, अब हम अगर बात करें एक इफ चार्ज फ्लो यूनिफॉर्मली। ओके, चार्ज कैसा फ्लो कर रहा हो, यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा हो, तो उस केस में जो हमारा सिंपली करंट के बारे में बात करें तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके, तो सिंपली आप अगर तीनों को देख लें तो I क्या है, I इज नथिंग बट क्यू बाई टी है। ओके, हाँ, अलग अलग केसेस में, जैसे यहां वाले केस में क्या है, आपको डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखा हुआ है। ये वाला इंस्टेंटेनियस वाला केस क्यों किया हमने, इंस्टेंटेनियस वाला केस इसलिए किया, हो सकता है आपको इक्वेशन मिल जाए कहीं करंट की। ओके, करंट की टाइम के रिस्पेक्ट में, तब आपको ये उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, क्यू की इक्वेशन, क्यू की विद द टर्म्स ऑफ टाइम टी मिल गया तो डी क्यू बाई डी टी निकालोगे आप, और जिस टाइम पे पूछा गया हो या जो भी पूछा गया हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो, करंट निकाल सकते हो। ओके, और यहां पर सिंपल वाले केस में आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अच्छा, इसकी अगर यूनिट की बात करें, ओके, इसकी अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होती है, यूनिट सभी को मालूम है। ओके, यूनिट इज एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज एस आई यूनिट। ओके, एस आई यूनिट। अच्छा, एक यूनिट और होती है जो उससे हम कहते हैं सीजीएस यूनिट, ईएमयू। ये कैसी यूनिट है, दिस इज सीजीएस यूनिट। मैक्सिमम टाइम 99.99% टाइम हमें एम्पियर से ही काम चलता है, ईएमयू की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। ओके, लेकिन आपके केस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए आपको ईएमयू मालूम होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? किसी को कोई डाउट?
सिंपल बेसिक व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके नाउ, अच्छा अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, सर इस करंट को हम मेजर क्यों करते हैं? ओके इस करंट को मेजर हम इसलिए करते हैं कि एक्चुअली में किस अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके मतलब इस कोई भी वायर की कैपेसिटी कितनी है उस पर भी ये डिपेंड करता है। ओके आगे चलते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ करंट। ओके टाइप्स ऑफ करंट। ओके तो अभी जो हम आज वाले सेशन में या आगे आने वाले सेशन में पढ़ेंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे सिंपली डायरेक्ट करंट। ओके अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो दो तरीके के हैं, कौन कौन से? अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट जिसे हम शॉर्ट में एसी बोलेंगे। ओके और एक जो करंट आज पढ़ेंगे और आने वाले समय में पढ़ेंगे मेनली, ओके उसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। ओके अल्टरनेटिंग करंट को कहां पढ़ेंगे सर? अल्टरनेटिंग करंट को कहां पढ़ेंगे? अल्टरनेटिंग करंट को हम पढ़ेंगे, एक अलग से पूरा चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट का। डायरेक्ट करंट को हम हर जगह पर पढ़ते हुए जाएंगे, अभी जो आगे आने वाले पार्ट्स होंगे वहां पर हम डायरेक्ट करंट ही यूज कर रहे होंगे मेनली। ओके तो क्या हुआ, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पहले समझते हैं। देखिए अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, जो करंट का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, चेंज होता जाता है, मतलब उसकी पोलैरिटी चेंज होती जाती है। अगर हम यहां पर आई ड्रॉ करें और यहां पर टाइम टी ड्रॉ करें, हमारे केस में मेनली साइनोसॉइडल करंट है तो मैं उसी का ग्राफ बना रहा हूं। देखिए ये करंट बढ़ना शुरू हुआ, देन कम होने शुरू हुआ, जीरो हुआ, निगेटिव में गया एंड देन फिर पॉजिटिव में आ रहा है। तो ऐसे करके ये करंट चलता है। ओके ऐसे करके ये करंट चलता है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो अगर आप समझने की कोशिश करें तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक के को हम क्या कहेंगे, वन साइकिल कहेंगे। तो यहां पर एक साइकिल में क्या हुआ, करंट पॉजिटिव हुआ और निगेटिव हुआ, दोनों टाइप का, पॉजिटिव निगेटिव तरीके का, इस तरीके का कुछ ग्राफ आएगा। ठीक है, क्या इसके अलावा ग्राफ हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। ओके इसी तरह से अब हम आते हैं डायरेक्ट करंट में। देखो डायरेक्ट करंट में जो बिल्कुल बेसिक सा आपको मैं बताऊं तो उस केस में ये टाइम टी है और यहां पर करंट आई है इन द वाई एक्सिस। तो इस केस में डायरेक्ट करंट का मतलब होता है दैट इज करंट इज नॉट गोइंग टू चेंज विद द टाइम। ओके करंट चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। क्या और भी कुछ तरीके ग्राफ बन सकते हैं? हाँ, वन पल्स वाले ग्राफ बन सकते हैं जिसमें सिंपली ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, लेकिन यहां पर हम अभी उन ग्राफ्स पे डिस्कशन नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे तब वहां पर हम कई बार ये चीजें बनाते हैं और अच्छे से डिस्कस करते हैं। ओके यहां पर पहले आपको पता होना चाहिए जो टाइप्स ऑफ करंट क्या होता है, क्योंकि बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपसे पूछ दे कोई करंट पढ़ के आए हो आप, तो आपने कौन सा करंट पढ़ा, तो बहुत बच्चे यही नहीं बता पाते हैं कौन सा करंट पढ़ा। हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी मैंने। ओके तो एक्चुअली में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीसी करंट। ओके आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे डीसी करंट, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके इसका सिंबल क्या होता है डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट का? अल्टरनेटिंग करंट के सिंबल के बारे में बात करें तो एक सर्किल होगा। ओके एक सर्किल बनाएंगे और उसके अंदर कुछ ऐसी लाइन बना देंगे एंड दिस इज द, जहां पर आप ये लगा दो तो इसका मतलब आपने अल्टरनेटिंग सप्लाई दे दी है, उस सर्किट को अल्टरनेटिंग सप्लाई दी है। यहां पर डायरेक्ट करंट वाले केस में ये वाली सप्लाई दी है, दिस इज पॉजिटिव दिस इज निगेटिव। ओके मतलब जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे या इसके पहले वाले चैप्टर में जब हम बैटरी लगा रहे थे तो एक्चुअली में हम बात किसकी कर रहे थे, डायरेक्ट करंट की। किसके बारे में बात कर रहे थे, डायरेक्ट करंट की। अच्छा डायरेक्ट करंट के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा और कुछ डायरेक्ट करंट के बारे में एनीवन? देखो डायरेक्ट करंट कहां पर यूज होता है? डायरेक्ट करंट जैसे हमको हमारे पास कौन सा करंट आता है, अगर आपसे कोई पूछ दे हमारे घर में कौन सी सप्लाई आती है, अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई आती है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। दिस इज एन 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला करंट हमारे होम में आता है फ्रॉम द पावर स्टेशन। ओके पावर स्टेशन से बहुत जगह होते हुए आता है, लेकिन जो मेन सप्लाई आती है दैट इज फ्रॉम 220 वोल्ट टू
220 वोल्ट से, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसकी 50 हर्ट्ज। अब ये हुआ अल्टरनेटिंग करंट। ओके, अब हम आते हैं डायरेक्ट करंट के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट करंट जैसा हमको बैटरी जितने भी वोल्ट की लगाओगे उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, जितने भी वोल्ट की आपने बैटरी लगाई उसके अकॉर्डिंग आपको डायरेक्ट करंट मिलेगा। ओके, अच्छा, डायरेक्ट करंट कहां यूज करते हैं? कहीं आप अभी डायरेक्ट करंट यूज करते हैं? यस, जब आप अपना मोबाइल चार्ज कर रहे होते हैं तो एक्चुअली में उस चार्जर के अंदर, अगर मैं यहां लिखूं, उस चार्जर के अंदर मैं यहां लिख देता हूं, एक सब चीज होती है, दो चीजें लगी होती हैं। एक लगा होता है ट्रांसफार्मर और दूसरा लगा होता है रेक्टिफायर। ओके, दूसरा लगा होता है रेक्टिफायर। ओके, तो रेक्टिफायर से एसी सप्लाई आई, उसको वहां पर उस आपके जो छोटा सा चार्जर होता है, ठीक है, उसमें एक ट्रांसफार्मर होता है और एक रेक्टिफायर होता है जो उसे डीसी में कन्वर्ट कर देता है और आपका मोबाइल क्या होने लगता है? चार्ज होने लगता है। मतलब एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक रेक्टिफायर की जरूरत होती है। इसी तरह से आपको अल्टरनेटिंग सप्लाई चाहिए। ठीक है, डीसी से एसी चाहिए तो आपको एक इन्वर्टर की जरूरत होती है। ठीक है, इन्वर्टर। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये बेसिक बातें हो गई कि टाइप्स ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट हमारे घर में यूज होता है 220 वोल्ट्स एंड 50 हर्ट्ज। इसका कुछ इस तरीके का साइकिल होता है कि प्लस माइनस आपको मिलता जाएगा। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही साइकिल हो। हाँ, हमारे केस में हमें जो पढ़ना है वो कुछ इस तरीके का ही पढ़ना है। डायरेक्ट मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, और इसका सिंबल ये वाला है, सर्किल के साथ आप उसमें वो बनाएंगे, और दैट इज एन डायरेक्ट करंट। क्लियर हो गई बात? अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, करंट इज क्वांटिटी। ठीक है, करंट इज क्वांटिटी। एक्चुअली में यहां ये पूछा गया है कि करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। कोई बता पाएगा कि करंट कैसी क्वांटिटी है? एनीवन टेल मी, करंट इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? देखिए, करंट एक्चुअली में डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो करंट क्या होता है? डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। कैसे डायरेक्शन पे डिपेंड करता है? मान लीजिए आपने कहा कि ये 5 एम्पियर का करंट जा रहा था। ओके, और यहां से ये ब्रेक हो गया दो पार्ट्स में। एक पार्ट में चला गया 3 एम्पियर का करंट और दूसरे पार्ट में चला गया 2 एम्पियर का करंट। ये बात समझ में आई? 5 एम्पियर का करंट 3 एम्पियर और 2 एम्पियर के पार्ट्स में डिवाइड हो गया। लेकिन अगर यही हम एक काम कर दें, क्या काम कर दें? बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर ऐसा ही बनाते हैं। 5 एम्पियर का करंट ऐसे फ्लो कर रहा था। ओके, और हमने किया क्या? जो 2 एम्पियर का करंट है उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। ओके, तो इस वाले में कितना करंट जाएगा? इस वाले में कितना जाएगा? 7 एम्पियर। तो करंट तो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ये तो वेक्टर क्वांटिटी है? नो, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? देखो, यहां पर डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, आई जे के, जब हम वेक्टर करते हैं तो हम लिखते हैं आई जे के, तो यहां आई जे के जैसा कुछ नहीं है, इसलिए करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? देखिए, एक्चुअली में करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ओके, लेकिन हमारे केस के लिए दैट इज एन स्केलर। इसको मैं टेंसर वाले को हटा रहा हूं, आपको बस इतना बता रहा हूं, बस इतना समझिए। स्केलर क्वांटिटी, हाँ, कहीं टेंसर लिखा मिल जाए और स्केलर ना दिख रहा हो तो आप टेंसर लगा सकते हो। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? लेकिन 99% केसेस में आपको स्केलर लिखा हुआ मिलेगा। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है? यस, डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है, बट वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। दैट वाई दिस इज एन स्केलर क्वांटिटी। ओके, नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट। कोई बता सकता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट? डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ, वी कैन से कन्वेंशनल करंट। conventional current, anyone conventional current? कन्वेंशनल करंट, देखो क्या होता है, अगर आपने ये जो कन्वेंशनल वाली बात है ये आपको पहले भी बताई गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो
अगर आपने एक वायर लिया, ओके, अगर आपने एक वायर लिया, उस वायर में को अगर आप कनेक्ट करो, उस वायर को अगर आप कनेक्ट करो, किससे कनेक्ट करोगे? एक सिंपली किसी एक्सटर्नल सोर्स से, डीसी सोर्स से आपने कनेक्ट किया, तो उस केस में इसके अंदर जो कंडक्टर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या कहें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या करेंगे? मूव करेंगे। ओके, एक्चुअली में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे होते हैं। एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है? हम लोग कहते हैं चार्ज मूव कर रहे हैं। ओके, हम लोग कहते हैं चार्ज मूव कर रहे हैं, तो एक्चुअली में वो इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन हम मानते हैं कि पॉजिटिव वाले भी मूव करने लगे। ओके, सो कन्वेंशनल करंट का मतलब यह है कि अगर आपने इसको, इस साइड को अगर पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और इस साइड को आपने निगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है, पॉजिटिव पोटेंशियल, निगेटिव पोटेंशियल, सो इन दिस केस जो हमारे पॉजिटिव हैं वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ओके, करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ओके, जिस डायरेक्शन में हमारे पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव मूव करते हैं एक्चुअली में? नहीं, पॉजिटिव मूव नहीं करते हैं, बी केयरफुल। ओके, पॉजिटिव अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन्स। ओके, क्या प्रोटॉन्स मूव करते हैं? नहीं, लेकिन हम इसको मानते हैं कि वो मूव कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या मूव कर रहा होता है? एक्चुअल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस पॉजिटिव वन। क्लियर बात? तो अगर आप कन्वेंशनल करंट के बारे में बात करें तो कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये हाई पोटेंशियल है, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, इसमें होते 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 इधर गया। ओके, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन करंट के बारे में, किसके बारे में बात करें? इलेक्ट्रॉन करंट। तो इलेक्ट्रॉन करंट जो होता है दैट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और उस केस में आप ये कहोगे दे आर मूविंग फ्रॉम हाई लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल। दे आर मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल। सो दिस इज द डायरेक्शन। डायरेक्शन आपको मालूम होना चाहिए, करंट कैसी क्वांटिटी है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग फॉर द करंट डेंसिटी। ओके, करंट डेंसिटी जिसे हम J से डिनोट करते हैं, तो करंट डेंसिटी कहते किसे है? लिखा हुआ है करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। ओके, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ओके, मान लीजिए आपके पास एक वायर है, लेट दिस इज अ वायर। ओके, और इस वायर में नहीं, दिस इज अ वायर, इसको इधर बनना चाहिए था, सॉरी, यहां वाला दिस इज अ वायर। ओके, इस केस में अगर करंट I फ्लो कर रहा है, करंट I फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, करंट I इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज A। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या दिया हुआ है? A दिया हुआ है। तो इस केस में करंट डेंसिटी जो है दैट इज अगेन वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट डेंसिटी J which is a vector quantity is equal to I upon A। I upon A। A एरिया कैसी क्वांटिटी है? एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट डेंसिटी J is equal to I by A। ओके, J is equal to I by A। ये एक सिंपल केस है। अच्छा, इस केस में अगर हम इसका कोई क्रॉस सेक्शन ले लें, ओके, मान लीजिए इस वाले क्रॉस सेक्शन पे की जगह हमने एक दूसरा क्रॉस सेक्शन ले लिया, यहां पर देखिए। ओके, तो इस केस में अगर ये एंगल थीटा बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, इस वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है बच्चों? थीटा बन रहा है। दिस इज थीटा। ओके, तो ये थीटा एक्चुअली में क्या है? अगर अब आप देखो तो I क्या है?
I is a dot product of J dot A. Okay, I is the dot product of J current density dot A. Area is also a vector quantity. So इस केस में आप इसे लिखोगे J A cos थीटा, और ये थीटा किसके बीच का एंगल है? ये थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर J करंट डेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर. ओके, करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर. ओके, अब हम आते हैं इसकी यूनिट पर. इसकी यूनिट पे अगर आप जाएं, दैट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. कोई इसकी डायमेंशन बता पाएगा? कोई इसकी डायमेंशन बता पाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. तो डायमेंशन के बारे में बात करें तो यहां पर जो डायमेंशन होगी दैट इज इक्वल टू, एम्पियर को ए लिखेंगे, मीटर को हम लिखेंगे L टू द पावर ऑफ -2. बच्चों, A L टू पावर ऑफ -2. तो यहां पर जो हमारा डायमेंशन आई दैट इज A L टू पावर ऑफ -2. एनीवन हैव एनी डाउट? अच्छा, इस केस में J अगर सिंपली हम सिंपल बात करें तो इस केस में J की वैल्यू, J का डायरेक्शन क्या होगा? अगर सिंपल केस है तो सिंपल केस में J का डायरेक्शन भी यही होगा. ठीक है, तो उस केस में हम J और A का जो डायरेक्शन होता है दैट इज द सेम. ओके, और उस केस में I इज इक्वल टू JA cos 0, एंड cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. तो I इज इक्वल टू JA भी यूज करते हैं. ओके, और I इज इक्वल टू JA cos थीटा भी यूज करेंगे. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. तो करंट डेंसिटी क्या होती है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए. ये कई बार कई जगह हमें यूज करनी पड़ेगी. डायरेक्ट फॉर्मूला J इज इक्वल टू I बाई A. हाँ, ये कितना एंगल लिया है, ठीक है, अगर हमको ये वाला क्रॉस सेक्शन ले लिया जाए तो हमको कैसे इसे ट्रीट करना है ये आपको मालूम होना चाहिए. क्योंकि इस वाले केस में देखो, पहले वाले में एरिया, अगर आप पहला वाला फिगर देखो तो उसमें एरिया वेक्टर इधर था. ओके, और दूसरे वाले केस में एरिया वेक्टर किधर है? कुछ ऐसा हो गया है. ओके, कुछ ऐसा हो गया है एरिया वेक्टर. ओके, तो और J का डायरेक्शन क्या है? J का ये है, J का डायरेक्शन हमेशा ये है. अच्छा, इसमें तो वेक्टर लगा था तो वेक्टर डायरेक्शन बना हुआ है तो वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है. तो ये वाला एंगल आपका कितना आ जाएगा? थीटा, जब ये वाला एंगल थीटा है. क्लियर हो गई बात? मैंने फिगर को थोड़ा सा और रिफाइन कर दिया है जिससे कि आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आए. क्लियर एवरीवन? चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की. ओके, किसकी बात करते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इवन दो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा लेकिन आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में मालूम होना चाहिए. मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है. ओके, एक कंडक्टर वायर या एक सिंपल कंडक्टर में मान लेता हूं ये कंडक्टर है. ओके, दिस इज अ कंडक्टर. अच्छा, अब इस कंडक्टर में क्या होगा? अगर कंडक्टर है, डेफिनेशन बाद में पढ़ लेंगे वहां पर, ठीक है, पहले यहां पर सिंपल बात करें. ये सिंपल कंडक्टर रखा हुआ है. ओके, इस कंडक्टर के बारे में बात करें तो इस कंडक्टर में बहुत ढेर सारे, ओके, थाउजेंड्स अमाउंट के टर्म में आपके पास क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अच्छा, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं बच्चों, बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये रैंडम मूव कर रहे होंगे. ठीक है, रैंडम मूव करने का मतलब अगर हम इसको इस वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो कभी इधर जाएगा, ऐसे आएगा. इसी तरह से एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए वो यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे, तो ऐसे करके ये रैंडमली मूव कर रहे होंगे क्योंकि ये सिंपल कंडक्टर रखा हुआ है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका टेम्परेचर जो है दैट इज एन एनवायरनमेंट टेम्परेचर. ओके, 300 केल्विन. ओके, 300 केल्विन पर है. ठीक है, इसमें और डेटा पे हम नहीं जाते हैं, नहीं तो VRMS वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बहुत सी चीजें निकाल सकते हैं. ठीक है, उस डेटा पे नहीं जाते हैं. तो यहां पर आप ये समझो कि एक कंडक्टर था हमारे पास. ओके, और उस कंडक्टर में काफी ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे और वो मूव करते रहते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इस जो कंडक्टर बॉडी होती है उसी के अंदर मूव कर रहे होते हैं रैंडमली. वो एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे होते हैं. और क्योंकि उन्हें पोटेंशियल भी क्रिएट करना होता है कि ऐसा ना हो कि सब इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले जाएं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ मतलब रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं. लेकिन क्या हुआ, जब आपने इसी कंडक्टर
पे एक टर्मिनल्स लगा दिए। ओके, मतलब इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब इस इलेक्ट्रॉन को बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स जो हुए वो एक्चुअली में क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स कहिए, ठीक है, अभी एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक यूनी डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक डायरेक्शन, मैंने कहा इस डायरेक्शन में मूव करने लगे इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पर थाउजेंड्स नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सभी इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं, वो भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। ठीक है, इसका मोशन के बारे में हमें कोई स्टडी नहीं करनी है। ठीक है, जहां एजम्पशन होगा वहां हम ये एज्यूम कर लेंगे कि हाँ सब एक ही लाइन में जा रहे हैं। बट अगेन, ठीक है, कई जगह लिखा हुआ है कि ये पैराबोलिक ऐसे ऐसे मूव करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इस केस में जब ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ड्यू टू द एक्सटर्नल सोर्स, मतलब आपने डीसी सोर्स लगाया होगा, उसकी वजह से इसमें क्या जनरेट हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई होगी, उसकी वजह से चार्ज क्या हो रहे होंगे, एक डायरेक्शन में मूव करने लगे होंगे। क्लियर हो गई बात, एक डायरेक्शन में मूव करने लगे होंगे, तो उन्होंने कुछ डिस्टेंस चला होगा। ओके, कुछ डिस्टेंस चला होगा, इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं क्योंकि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहे हैं। ओके, सो कुछ डिस्प्लेसमेंट चला होगा, मान लीजिए मैंने उसे x कहा, ओके, और अपॉन कुछ टाइम में, तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहेंगे बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश की है, मैंने कोई भी टेक्निकल टर्म नहीं यूज किया यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, बस सिंपल एक बताया कि हाँ यहां पर इस वाले केस में यहां पर लिख देते हैं नो बैटरी, और इस वाले केस में क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ओके, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी से कनेक्ट करने पर अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ओके, तो सिंपली क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ चलने लगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, अगर चार्ज की बात करें तो इधर की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो इस केस में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगे, तो हमने कहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू x बाई टी। हमने ये कहा कि इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये सभी ने किया होगा क्या, नहीं, जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है, इसको हम थोड़ा आगे चल के समझेंगे। ओके, तो लिखा क्या है पहले देख लें, अंडर नॉर्मल कंडीशन इलेक्ट्रॉन मूव्स रैंडमली इन द कंडक्टर बॉडी। ठीक है, जो मैंने पहले बोला बिल्कुल वैसे ही वही बात लिखी है, रैंडमली मूव करते हैं इन अ कंडक्टर बॉडी ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। इसके अंदर थर्मल एनर्जी 300 केल्विन जो टेम्परेचर है, 300 केल्विन जो टेम्परेचर है एनवायरमेंट के। बट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या हुआ, दे गेट सम डायरेक्शन मोशन एंड दे मूव्स इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, जब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है जब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करते हैं, तो उनका कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है और कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नोन एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बात करते हैं। दिस इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को हमको बहुत बार यूज करना होगा। अभी हमने सिंपल वर्ड्स में लिखा है वीडी इज इक्वल टू एक्स बाई टी, अभी हम इसको वीडी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टाउ लिखेंगे, और क्यों लिखेंगे ये भी अभी बात करेंगे। ओके, ये बेसिक बात बताई हमने। अब हमको बात करनी है रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वीडी, जिसे हमने कहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, एंड करंट। करंट के बारे में हमको बात करनी है, एक रिलेशन निकालना है वीडी और आई में। ओके, इवन दो रिलेशन में भी आपको याद हो आई इज इक्वल टू NEA VD होता है, लेकिन उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है एजम्पशन। हाँ, जैसा मैंने कहा था इसके जस्ट पहले मैंने आपको एक बात बताई कि आप इलेक्ट्रॉन जो है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी हो तब भी ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, वो थोड़ा सा रैंडम मूव करते हुए उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन थोड़ा रैंडम मूव कर सकता है। ओके, क्यों, क्योंकि उसके बीच में कोलिजन हो सकते हैं, बहुत सी चीजें होंगी। ओके, इलेक्ट्रॉन से कोलिजन या इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल्स, क्योंकि दिस इज अ बॉडी, इसमें मॉलिक्यूल्स भी हैं, एटम्स भी हैं, उनसे कोलिजन हो जाता है। ओके, उसके बारे में अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में चल रहे हो। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हमने एक एजम्पशन दिया कि वी एज्यूम दैट ऑल चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग लाइक अ सोल्जर्स। मूविंग लाइक अ सोल्जर्स का मतलब क्या है कि बिल्कुल 3 3 3 3 3, मतलब बिल्कुल एक
ऐसे तीन 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 इलेक्ट्रॉन और बिल्कुल इक्वली डिस्टेंस के से चल रहे हैं। ओके, तीन तीन का पेयर है, आप चार चार का बना सकते हो, कोई उसमें ऐसे नहीं है कि तीन का सर ने बनाया तो तीन का ही बनाना है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये एकदम सोल्जर्स जैसे हमारे चलते हैं, आपने जो 26 जनवरी की परेड या डिफरेंट परेड्स देखते हैं तो उस तरीके से मूव कर रहे हैं। ओके, अब क्या हुआ, अब हम बात करते हैं किसकी। अगर मान लीजिए मैंने ये वाला पहले ले लिया यहां पर, ठीक है, हमको एक्चुअली में फाइंड आउट करना था डी क्यू। ओके, डी क्यू चार्ज, ओके, कितना चार्ज यहां से पास हुआ, कितना चार्ज यहां से पास हुआ इन dt समय। ओके, चार्ज passing from a dash in dt टाइम। हमको क्या पता करना है, dt टाइम में कितना चार्ज पास हुआ। सो dt टाइम में a से कितना चार्ज पास हुआ इसे हमें देखना है। कंसीडरिंग यहां पर जो चार्ज है, यहां पर एक टर्म लिखिए, दैट इज n, दैट इज n। n क्या है, यहां पर मैं n लिख देता हूं, n अभी हम यूज करेंगे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या लिखेंगे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स लिख दीजिए। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो हमने ए लिया है इससे कितना चार्ज पास होगा, इससे कितना चार्ज पास होगा इन dt टाइम। ठीक है, इन dt टाइम में कितना चार्ज पास होगा इसके बारे में हमको बात करना है। तो चार्ज कितना पास होगा, हमने कहा लेट वो जो चार्ज पास होगा dq पास होगा, क्योंकि हम dt टाइम में निकाल रहे हैं dq। ओके, अच्छा, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है। ओके, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, vd है। तो vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और इसके बाद dt टाइम। ओके, तो समझो कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन अगर dt टाइम में कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अगर आप सिंपल बात करें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम होना चाहिए। तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहां पर बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में आप, और अगर वेक्टर के बारे में बात करते हैं, कहते हैं वेलोसिटी कह रहे हो सर, तो यहां वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दो, ठीक है। तो इस केस में इस इलेक्ट्रॉन ने, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इनिशियली यहां पर था वो यहां पर पहुंचा। ओके, जब वो यहां पर पहुंचा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया vd इंटू dt, vd इंटू dt। ओके, जब उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो क्या इसके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स बैठ गए होंगे आराम से, नहीं, वो भी तो आगे बढ़ना शुरू हुए होंगे। तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की एक लेयर आ गई, ये वाली, उसके पीछे इलेक्ट्रॉन की लेयर आती जा रही है और यहां पर भी इनके बीच में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस पूरे जो हमारा ये एरिया वॉल्यूम बन गया, इस पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो हमको dq निकालना है। ओके, dq इससे कितने पास हुए। ओके, तो dq, अब हम क्या करें, इसका वॉल्यूम ले लें, ठीक है। वॉल्यूम कैसे लेंगे, देखिए, पहले हम लिखेंगे n। क्या n क्या है, n इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पर मैंने लिख दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो क्या आ जाएंगे, तो क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो यहां पर हम लिखेंगे vd dt इंटू, ओके, क्या लिखें, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इसको यहां पर एक गड़बड़ हुई, इसको जो है आप, क्योंकि ये a डैश है और a डैश से आप कंफ्यूज ना हो जाएं, तो इसके लिए मैं इसको चेंज करता हूं थोड़ा सा, इसको a डैश ना लिख के इसको मैं लिख देता हूं p डैश। ओके, इसको मैं लिख देता हूं p डैश, p डैश एंड p डैश, आई थिंक p डैश की जरूरत नहीं। और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इसका a दिया हुआ है।
ओके, तो वी डी टी क्या हुआ, ये वाला हुआ, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम हो गया। तो ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कितने टाइम पे, कितने टाइम पे, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स तो मैंने लिखा ही नहीं, चार्ज ई। ओके, तो यहां पर आया डी क्यू एन वी डी, वी डी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डी टी इज द टाइम, ए इज द एरिया, ई इज द चार्ज। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें तो हम लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एन बचा, ई बचा, ए बचा, वी डी बचा। केवल हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, केवल हमने ये जो dt वाला टर्म है, केवल जो ये dt वाला टर्म है, इसको मैं यहां पर लेके आया, और NVDAE, NVDAE, NVDAE ये वाला टर्म मैंने यहां पर रख दिया। क्लियर हो गई बात। सो यहां पर क्या किया, dq बाई dt, अभी मैंने बताया dq बाई dt क्या होता था, करंट। तो यहां से आया I इज इक्वल टू NEAVD। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसको आप बहुत बार अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करोगे। I इज इक्वल टू NEAVD। क्लियर हो गई बात, I इज इक्वल टू NEAVD। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर बता दिया है कि आपने DQ कैसे निकाला, DQ मींस कितना चार्ज पास हुआ इन द DT टाइम पे, इसका मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। जो लोगों ने लेट में ज्वाइन किया है काइंडली आप यहां से देख सकते हैं। ओके, अच्छा, अब अगर हम इसी केस में ये बात करें कि J क्या होगा सर, J मींस करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन A। यही फॉर्मूला बताया था। J क्या है, एक करंट डेंसिटी है जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, I की वैल्यू अगर हम यहां रख दें, यहां पर A और VD दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, A और VD दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं NEAVD, ओके, अपॉन वेक्टर A। ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहां से जो वैल्यू आई J इज इक्वल टू NEVD, J इज इक्वल टू NEVD। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आपको खुद से वहां पर आप कर सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है और साथ साथ आपको फॉर्मूला J का आना चाहिए, किसका फॉर्मूला आना चाहिए, J का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, J इज इक्वल टू I बाई A। ओके, और जो भी चीजें मैंने यहां पर बताई, ये सभी चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हैं। ओके, आगे चलते हैं, J और VD। अच्छा, अब क्या देखो, यहां पर एक चीज समझो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अगर ये हम सिंपल कहें चार्ज पार्टिकल है, तो J का डायरेक्शन और VD का डायरेक्शन सेम होगा। ओके, J का डायरेक्शन और VD का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, उस केस में J और VD का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा। ओके, J और VD का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और इसके पहले J इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रीजन क्या है, यहां से क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे, यहां से क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे, और करंट डेंसिटी से क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलने वाले हैं, J इज इक्वल टू I बाई A। हाँ, और अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन याद कर लोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन वहां बना सकते हो आप। चलिए आगे चलते हैं, और अब बात करते हैं हम मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम की। किसके बारे में बात करेंगे, मीन फ्री पाथ के बारे में और रिलैक्सेशन टाइम के बारे में। देखिए क्या हुआ, ये मीन फ्री पाथ, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, जब मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता रहा था, तो हमने कहा था कि बच्चों मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो लिखूंगा, अभी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या लिखी थी, वहां पर सिंपल लिख दी थी x, ओके, अपॉन t। ठीक है, अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टाउ, लैम्डा बाई टाउ। अच्छा, ये क्या चीज हो गई सर, ये क्यों ऐसा हो गया, एनीवन टेल मी कि ये मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ। अच्छा देखिए, हुआ क्या, हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स थे, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो भाई मेटल के अंदर तो थे, ओके, बिल्कुल मेटल के अंदर थे। तो क्या मेटल के अंदर केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही थे, ओके, मेटल। तो देखो क्या है
जब हमारा मेटल था, ठीक है, कोई भी मेटल या कंडक्टर, यहां पर एक्चुअली में वो कंडक्टर है, कंडक्टर मेटल, ठीक है, तो उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन थे जो, या चार्ज पार्टिकल थे जो एकदम मूव कर सकते थे? नो, इलेक्ट्रॉन्स तो थे बेटा, लेकिन साथ साथ ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन्स ही थोड़ा पूरी इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये थोड़ा, इसके अंदर क्या क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, ओके, और ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ओके, ये सभी चीजें हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल फ्रीली मूव करते हुए चले जा रहे हैं, ओके, बहुत इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलिजन हो रहा है, ओके, क्या हो रहा है, बहुत से इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और इलेक्ट्रॉन से कोलिजन जैसा हो रहा है बीच में, ओके। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुआ, और जब तक चला कोई भी इलेक्ट्रॉन, एक मतलब वाइड व्यू में देखें, ठीक है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस हुआ, जब उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज नोन एज मीन फ्री पाथ, ओके। कोलिजन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इलेक्ट्रॉन इन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या है? दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे हम क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, और मीन फ्री पाथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसी पाथ को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा उसे हमने क्या कहा? रिलैक्सेशन टाइम। इसे हमने डिनोट किया टाउ से। तो ये दो वर्ड्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए कि ये जो हमारा बॉडी थी, जो कंडक्टर बॉडी थी, वो हमने किसी से कनेक्ट कर रखी होगी, किसी बैटरी से। उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर चुके थे। मूव करने में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं है कि बिल्कुल केवल इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं उसके अंदर, ओके, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे तो ये एटम, मॉलिक्यूल्स या खुद में कोलिजन हो रहा था, ठीक है। तो क्या हो रहा है? एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में उन्होंने कुछ पाथ ट्रेवल किया जिसे हमने मीन फ्री पाथ कहा, और जो टाइम हुआ उसे हमने क्या कहा? रिलैक्सेशन टाइम। मतलब यहां से यहां रिलैक्स, वो मतलब नहीं है कि रिलैक्सेशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जब वो कोलाइड करके बैठे रहे, बल्कि रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि जब वो ट्रेवल कर रहे थे। ओके, तो चलो अब इसको आगे चलते हैं और इसके थोड़ी सी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ये यहां से यहां तक जाने को हमने लैम्डा कहा और रिलैक्सेशन टाइम टाउ था, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब ये चार्ज पार्टिकल, ठीक है, अभी हम सिंपल चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं, चार्ज पार्टिकल। ओके, कोई अगर चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है, ओके, चार्ज पार्टिकल है, तो उस पर कितना एक्सीलरेशन लगना चाहिए? ओके, कोई चार्ज पार्टिकल है ई, ठीक है, उस पर कितना फोर्स लगना चाहिए? कोई बता सकता है उस पर कितना फोर्स लगना चाहिए या उसका क्या एक्सीलरेशन होना चाहिए? अब हम आते हैं, देखिए, अब हम यूज करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। देखिए, इस केस में आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज लैम्डा। इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि आप रेस्ट से स्टार्ट हुए तो यू टाउ, ओके, प्लस 1/2। अच्छा, एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? एक्सीलरेशन वहां क्या होगा? जो फोर्स लगेगा वो ई अपॉन एम, ओके, ई अपॉन एम, कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन एम इंटू टाउ स्क्वायर। तो यहां से लैम्डा की जो वैल्यू आई, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 कैपिटल ई स्मॉल ई एम इंटू टाउ। क्लियर हो गई बात? टाउ स्क्वायर, सॉरी, टाउ स्क्वायर। अच्छा, देखो, लैम्डा इज इक्वल टू दिस। अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। यहां से अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या लिखोगे बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टाउ। तो लैम्डा अपॉन टाउ की वैल्यू रखोगे यहां पर, तो क्या वैल्यू आई? लैम्डा अपॉन टाउ की वैल्यू अगर हमने रखी तो दिस वैल्यू कम्स टू बी दिस इज 1/2, ओके, कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये वैल्यू आई। ये वैल्यू किसकी आ गई? ये वाली वैल्यू किसकी आ गई? ये जो वैल्यू आई दैट इज वी डी। किसकी वैल्यू आई? वी डी की वैल्यू आई।
किसी को कोई डाउट? सिंपली हमने क्या किया, ये स्टेप्स बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा सिंपली, और इसका फॉर्मूला भी आखिरी में आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, ये पहले समझ लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अगर आप समझ लोगे, हो सकता है कि हाँ बहुत बार आपको आप ये कहो कि सर इसको कहीं ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन आपको अगर ये चीज़ समझ में आएगी तो आपके फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। ओके, लर्न करना एक बात है, लेकिन समझना भी जरूरी है। तो यहां पर जो VD की वैल्यू आई, VD इज इक्वल टू 1/2 कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन m इंटू टाउ। ओके, अगर हम अपना पुराना रिलेशन I इक्वल टू NEAVD लिखें, I इज इक्वल टू NEAVD, I इज इक्वल टू NEAVD, और इस वैल्यू को रखने की कोशिश करें तो I इज इक्वल टू 1/2, ओके, VD की जगह रखते हैं, डायरेक्टली पहले वाले टर्म लिख लेते हैं जो हमारे पास पहले से दिए थे, N लिखा, E लिखा, A लिखा। अच्छा, VD की वैल्यू क्या आ रही है, लिखते हैं 1/2 कैपिटल ई स्मॉल ई m इंटू टाउ, ये वैल्यू आ गई। ओके, ई हो गया तो ई स्क्वायर, ओके, ई हो गया तो ई स्क्वायर, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, और एक और चीज अभी पहले रीअरेंज कर लेते हैं, देन इट इज अ बेटर पार्ट। तो एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन 2m इंटू ई। देखिए कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, एन मैंने लिख दिया, ई स्क्वायर लिख दिया, ए लिख दिया, टाउ लिख दिया, ई लिख दिया, 1/2m। तो ये आई की वैल्यू आ गई बच्चों, ये किसकी वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू। तो क्या ये वैल्यू लर्न करनी है, नहीं, ये वैल्यू लर्न नहीं करनी, थोड़ा सा भी और इस पर काम करते हैं। देखिए, अगर हमारा ये कंडक्टर है, ठीक है, यहां बना देता हूं मैं छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कहा आपने बैटरी लगा दी थी, ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस V था, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V था, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E आ जाए तो आप कह सकते हो कि E इज इक्वल टू V/L, E इज इक्वल टू V/L, E इज इक्वल टू V/L कह सकते हैं ऐसे केसेस में। ओके, आपने बैटरी लगाई, ओके, उसमें करंट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उसके अंदर, तो E इज इक्वल टू V/L। अच्छा, अगर आप यहां पर ध्यान दो, अगर आप यहां पर ध्यान दो थोड़ा सा, मैं यहीं पर पहले करने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये एक दूसरे से सब चीजें रिलेट करती हुई दिख रही हैं, तो आपको समझ में आसानी से आएगा। ओके, तो देखो E इज इक्वल टू V/L, यहां पर अगर हम वैल्यूज रख दें तो I इज इक्वल टू, ओके, N E स्क्वायर, ओके, A टाउ अपॉन 2m, ओके, E की जगह हमने क्या रखा, V/L, V/L। अब इसको फिर से रीअरेंज कर दें, इसको हम फिर से रीअरेंज कर दें V के टर्म में, तो V इज इक्वल टू, ये 2ml इधर जाएगा, 2ml N E स्क्वायर टाउ A मल्टीप्लाइड बाई I। देखो भाई, सिंपल हमने रीअरेंज किया है, कोई नया काम नहीं किया, दो काम किए थे यहां तक। देखो एक बार मैं फिर से हल्का सा बता देता हूं, सिंपली पहले मैंने इक्वेशन लिखी, और यहां पर हमने किसकी इक्वेशन यूज की थी, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से हमने मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम में एक रिलेशन बनाया। फिर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू मीन फ्री पाथ अपॉन रिलैक्सेशन टाइम। ओके, अब उसके बाद हमने एक ये वाली इक्वेशन जो अभी मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, I इक्वल टू NEAVD, इसका यूज किया, वैल्यूज को रखा, और एक और बार E इज इक्वल टू V/L रखा। अच्छा, अब यहां पर बहुत ध्यान से देखना, अगर आप इसको थोड़ा सा गंभीरता से देखो, थोड़ा सा ध्यान लगा के, तो V है और ये I है, ये V है और ये I है, तो इसका मतलब ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, V इज इक्वल टू RI या V इज इक्वल टू IR, जो आप पढ़ते थे ओम्स लॉ। ओके, लॉ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। देखो लॉ को क्या होता है, लॉ पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली फाइंड आउट करते हैं, देन उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। ओके, तो ये कुछ वहां पर आ गया, ठीक है, V इज इक्वल टू RI। अच्छा, तो अब यहां पर अगर आप कंपेयर करो तो R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, R इज इक्वल टू 2m
L अपॉन NE² टाउ ए। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बच्चों, ये जरूरी है, ये वाली वैल्यू भी जरूरी है, ये वैल्यू जरूरी है। जो कह रहा हूं जरूरी है मतलब यहां से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, यहां से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं विदाउट डाउट। R इक्वल टू 2ml NE² टाउ ए। ओके, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं R की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की। R इज इक्वल टू 2ml NE² टाउ ए। ओके, तो एक और फॉर्मूले को याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, आपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू जो L बाई ए। और इन दोनों फॉर्मूले को क्या करिए आप, कंपेयर कीजिए, कंपेयर। और जब आप इनको कंपेयर करोगे तो आप ये फाइंड आउट कर पाओगे कि जो ये जो है, जो मीन्स रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड्स अपॉन 2m अपॉन NE² टाउ। ये क्या है, रेजिस्टिविटी। ओके, दिस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। Resistivity. Okay, so resistivity of any material is going to 2m NE² टाउ ए। मेरे हिसाब से आप ये फॉर्मूला पहले याद कर लो, वहां का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, R इक्वल टू जो L बाई ए। क्या फॉर्मूला याद करो, R इक्वल टू 2ml NE² टाउ ए। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट वायर है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, E क्या है, चार्ज, जो चार्ज है उसकी वैल्यू है। ओके, क्लियर। एंड M क्या है, मास है। ओके, M इज द मास। क्लियर, चलिए दिस इज डन। ओके, तो यहां पर जो क्या है, रेजिस्टिविटी है। अच्छा, अब और बात करते हैं, 1 अपॉन जो क्या होता है, 1 अपॉन जो, व्हाट इज द, नो, इसको आप क्या कहोगे, रेजिस्टिविटी इज जो, 1 अपॉन जो, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी 1 अपॉन R, व्हाट इज 1 अपॉन R, एनीवन 1 अपॉन R को क्या कहोगे, 1 अपॉन R को, दैट इज कंडक्टेंस। ठीक है। अच्छा, यूनिट क्या होती है, देखो यूनिट अगर समझने की कोशिश हो, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, एनीवन, ओम होती है। अब लास्ट आज का, ठीक है, कि हम रेजिस्टिविटी में कंपैरिजन लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं, रेजिस्टिविटी में कंपैरिजन लिखना चाहते हैं। तो रेजिस्टिविटी ऑफ, अच्छा मैं यूनिट पे बात कर रहा था। ओके, किसी, तो यूनिट इसकी क्या होती है, एनीवन, इसकी यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट, दैट इज ओम, दैट इज ओम। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, तो यहां पर देखो, अगर नहीं आपको आ रहा है तो बच्चे या लोगों, ये चीजें आपको आनी चाहिए। देखो यहां पर आएगा मीटर, अगर आप समझो दिस इज मीटर स्क्वायर और दिस इज मीटर। ओके, तो ये मीटर और 1 मीटर कैंसिल हो गया और ये वाला मीटर इसके साथ चला जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो गई, 1 अपॉन ओम मीटर, इसकी यूनिट हो गई 1 अपॉन ओम मीटर। या इसे हम ओम को ऐसा बना देते हैं कई बार, और इसे कहते हैं महो अपॉन मीटर। क्लियर। अच्छा, 1 अपॉन आर की यूनिट क्या होगी, 1 अपॉन, अगर आर की यूनिट के बारे में बात करें तो 1 अपॉन ओम लिखिए, या इसको ऐसा सिंबल बनाइए और इसे कहते हैं महो। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब हमको नेक्स्ट बात हम कर रहे थे रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल के लिए। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी जो होती है दैट इज फॉर इंसुलेटर, दैट इज फॉर इंसुलेटर, देन फॉर एलॉय, एंड देन फॉर सेमीकंडक्टर, and then for
कंडक्टर। क्लियर हो गई बात? तो इन सब के बारे में आपको इनका जो किसका कम होता है किसका ज्यादा होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर? एनीवन हैव एनी डाउट? सो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जैसा मैंने कहा है कि हम लोग जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें क्या करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। किसी बच्चे ने न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट भी, नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे और उन नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ उनके भी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, हर कॉन्सेप्ट के साथ अब एक एक दो क्वेश्चंस को भी करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपके एक्चुअली में न्यूमेरिकल पार्ट और अच्छे से हो पाए। ओके, और जिस बच्चे को इसका जो नोट्स हैं वो चाहिए, सिंपली मैडू हब का टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका जो लिंक दिया हुआ है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके एवरीवन, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।